सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो अब मैं संक्षेप में हर एक स्टैंडर्ड फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक संक्षेप में आपको इसके बारे में और थोड़ी जानकारी प्राप्त करवाऊंगा। तो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन जैसे मैंने बताया ये सबसे पहला स्टैंडर्ड है जो 1980s के आसपास में लॉन्च हुआ था और जापान में इसे जापान एनटीटी के नाम से जाना जाता था, निप्पॉन टेलीग्राफी एंड टेलीफोनी। 1979 में लॉन्च हुआ था। यूरोप में इसे नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोनी, एनएमटी से मतलब है मेरा नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोनी, और 900 क्योंकि 900 मेगाहर्ट्ज बैंड पे इसका उपयोग होता था। 1981 में लॉन्च हुआ था। यूके में इसे टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम टैक्स के नाम से जाना जाता था और यूएस में एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम एटीएनटी ने जो लॉन्च किया था उसके नाम से ये जाना जाता था। तो अगर आप देखोगे हर एक देश में, हर एक कंट्री में ये अलग अलग नामों से जाना जाता था। जापान में एनटीटी के नाम से, और यूरोप में नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोनी, यूके में टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम और यूएस में एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम्स के नाम से ये जाना जाता था। और जैसे मैंने पहले बताया ये बेसिकली एनालॉग एफएम या एफडीएमए के मल्टीपल एक्सेस स्कीम पे बेस्ड था। हर एक यूजर को एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी स्लॉट दिया जाता था और उसी पे उसे ट्रांसमिट करना पड़ता था। ये एक एनालॉग सिस्टम था और ये सिर्फ वॉइस ट्रैफिक के लिए था। ये सिर्फ वॉइस ट्रैफिक के लिए था। इसमें आप ना डेटा के एक्सेस पॉसिबिलिटी थी और इसमें आप ना नेटवर्क कनेक्टिविटी थी। और ये अगर आप देखोगे मार्टिन कूपर, ये ही वाज द इन्वेंटर ऑफ द हैंड हेल्ड सेलफोन फ्रॉम मोटरोला। फर्स्ट सेलफोन इन्होंने ही इजाद किया था और फर्स्ट टेलीफोन जो था वो डायनाटेक था। उसकी कॉस्ट अराउंड $3,900 थी और पर 50 सेंट्स अ मिनट टू टॉक। और मेमोरी इसमें 30 नंबर आप स्टोर कर सकते थे और 20 मिनट का ही सिर्फ इसमें टॉक टाइम मिलता था। तो ये फर्स्ट जनरेशन अगर आप आज के जनरेशन को कंपेयर करोगे आप देखोगे कितनी एक्सपोनेंशियल सॉर्ट ऑफ वृद्धि आ गई है, ग्रोथ हो चुकी है इसमें। और इसमें बेसिकली काफी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। आप आज के मोबाइल फ़ोन से अगर आप कंपेयर करोगे उसके कुछ कॉस्ट कुछ 1,000 रुपये या 2,000 रुपये में भी आपको अच्छी खासी मोबाइल फ़ोन मिल सकती है। उसकी स्टोरेज सॉर्ट ऑफ वेरी लार्ज स्टोरेज होती है, 256 गीगाबाइट्स की स्टोरेज होती है। तो ऐसे से अगर आप देखोगे कॉल रेट भी काफ़ी कम हो गए हैं। तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन से आज जनरेशन में कंपेयर करोगे आपको देखोगे इसमें काफ़ी सुधार आया है। और इंडिया बेसिकली अगर मैं इंडिया के संदर्भ में बात करूं, इंडिया में फर्स्ट जनरेशन जनरली लॉन्च नहीं हुआ था। इंडिया में जो पहला स्टैंडर्ड जो लॉन्च हुआ था वो डायरेक्टली सेकेंड जनरेशन ऑफ सेलुलर स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ था। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन जीएसएम स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और ये टीडीएम एफडीडी बेस्ड है। जैसे मैंने बताया ना, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस बेस्ड है ये। इसमें हर एक यूजर को एक डिफरेंट स्लॉट मिलता था ट्रांसमिशन के लिए। और ये एफडीडी बेस्ड है। इसका डुप्लेक्सिंग स्कीम जिसमें जिसका उपयोग किया जाता है वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। एफडीडी से मेरा तात्पर्य यह है कि अपलिंक और डाउनलिंक को आप फ्रीक्वेंसी के माध्यम से सेग्रीगेट करते हो। अपलिंक में आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करते हो और डाउनलिंक में आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करते हो। और इसमें जो मॉड्यूलेशन का प्रयोग होता है वो गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग का प्रयोग होता है। गॉसियन मिनिमम शिफ्ट को हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग जो होता है वो बेसिकली गॉसियन फिल्टर प्लस मिनिमम शिफ्ट कीइंग का प्रयोग होता है इसमें। गॉसियन फिल्टर प्लस एमएस के मिनिमम शिफ्ट कीइंग, इसको हमने विस्तार से फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में इस मॉड्यूलेशन स्कीम को पढ़ा है। और ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड यूज होता है वो 800 से 900 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। नॉर्थ अमेरिका में इसे डिजिटल एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम के नाम से जाना जाता था। और ये टीडीएम सीडीएम में बेस्ड था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 95 जो टीडीएम सीडीएम के बेस्ड था, इसके भी एक डिफरेंट स्टैंडर्ड थी IS 95। इसे भी हम 2G स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। जापान में इसमें पर्सनल डिजिटल सेलुलर के नाम से जाना जाता था, पीडीसी के नाम से जाना जाता था। ये प्राइमरीली वॉइस कम्युनिकेशन के लिए बिल्ड था, लेकिन इसमें आप लिमिटेड डेटा रेट आप अचीव कर सकते थे 9.6 किलोबिट्स पर सेकेंड। काफ़ी लो डेटा रेट आप अचीव कर सकते थे इसमें 9.6 किलोबिट्स पर सेकेंड। और जैसे मैंने बताया 2G का अपग्रेड आया था बाद में। उसका पहला अपग्रेड आया था जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। उसके अलावा आया था एज एनहांस डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। और इसमें आपको जो डेटा रेट मिलता था वो 200 किलोबिट्स पर सेकेंड से ज़्यादा ही मिलता था।
इसमें जो 200 किलोबिट्स पर सेकंड से आपको ज़्यादा ही मिलता था। तो आपको जो डेटा रेट मिलता था, ये बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड से एवोल्यूशन था जीएसएम का, जीपीआरएस और एज, इसमें मल्टीपल टाइम स्लॉट्स का प्रावधान था, जिसमें यूजर्स मल्टीपल टाइम स्लॉट्स का उपयोग करके आप ज़्यादा डेटा रेट अचीव कर सकते थे। तो ये जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस एज सॉर्ट ऑफ इवोल्यूशन था। इससे हम जिन दोनों को जनरली हम 2.5G के नाम से भी जानते हैं। और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, हमने पहले भी देखा कि हर एक यूजर को एक डिफरेंट टाइम स्लॉट दिया जाता था। हर एक यूजर को एक, पहले आप फ्रीक्वेंसी के माध्यम से सेग्रीगेट करते थे, फिर हर एक फ्रीक्वेंसी को टाइम स्लॉट्स के माध्यम से सेग्रीगेट करते थे। तो हर एक यूजर को डिफरेंट टाइम स्लॉट दिया जाता था ट्रांसमिशन के लिए। तो इसका जो स्पेक्ट्रम का फार बेटर यूज था, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी के अलावा टाइम के माध्यम से भी स्पेक्ट्रम को सेग्रीगेट कर रहे थे, और इसकी वजह से आप नंबर ऑफ यूजर्स जितना सपोर्ट कर सकते थे, वो ज़्यादा यूजर सपोर्ट कर सकते थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसमें एक नॉवेल कॉन्सेप्ट का भी यूज हुआ था, जिसे हम फ्रीक्वेंसी रीयूज के माध्यम से जानते हैं, जहां पर आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज को डिफरेंट स्पेशल रीजन्स में रीयूज करते थे, ताकि आप टोटल कैपेसिटी सोलर सिस्टम्स की वो बढ़ा सकते थे। तो इसके बारे में मैं विस्तार में इस कोर्स में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये इसकी वजह से आप जो टोटल कैपेसिटी है सिस्टम्स की, उसमें काफ़ी वृद्धि ला सकते थे बाय रीयूजिंग द सेम फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज। और नंबर ऑफ यूजर्स में लिमिटेशन होती है, जितने आपके टाइम स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उतने यूजर्स आप इसमें सपोर्ट कर सकते थे। उसके बाद आता है थर्ड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड्स, कुछ 2000 के आसपास ये लॉन्च हुआ था। इवोल्यूशन ऑफ 2G विद एनहांस डेटा रेट्स। तो अब 2G जब लोगों को ज्ञात हुआ कि डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि बहुत लोग डेटा का प्रयोग कर रहे थे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, और कोई इमेज डाउनलोड करने के लिए, या तो बात करने के लिए, तो लोगों को लगा कि डेटा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्टैंडर्ड्स में मॉडिफिकेशन किए गए और उसे डेटा फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया गया। तो दो मेजर स्टैंडर्ड इसमें लॉन्च हुए 3G में, एक CDA में 2000, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस 2000, और एक जैसे मैंने बताया UMTS, जिसे हम वाइड बैंड CDMA के नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम। ये जापान, इंडिया, चाइना में भी लॉन्च किया गया था, और जो CDMA 2000 है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ कोरिया में लॉन्च किया गया था इसको। और इसकी जो डाउनलिंक रेट थी वो 2 मेगाबिट्स पर सेकंड थी, और अपलिंक की जो रेट थी वो 200 किलोबिट्स पर सेकंड के आसपास आपको मिलती थी। और इसमें ये एडिशनल सर्विसेज सपोर्ट करता था, जैसे वॉइस ओवर इंटरनेटिंग प्रोटोकॉल, मोबाइल टीवी एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सो 3G के स्टैंडर्ड के बाद से हमने GPS का इवोल्यूशन भी देखा है। हर मोबाइल फोन में आजकल आप GPS देखोगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके माध्यम से आपको ड्राइव करते वक्त, लोकेशन पता करते वक्त काफ़ी सहूलियत हो जाती है। इट बैकवर्ड कंपैटिबल टू 2G स्टैंडर्ड। अब जो भी 3G स्टैंडर्ड है वो बैकवर्ड कंपैटिबल 2G स्टैंडर्ड से। उसके वेरियस फॉर्मेट्स में लॉन्च हुआ था, फोन्स के माध्यम से लॉन्च हुआ था, डोंगल्स के माध्यम से लॉन्च हुआ था, और टैबलेट्स के माध्यम से भी इसका लॉन्च हुआ था। तो अगर आपको याद होगा, अर्ली 2000 में बहुत लोग डोंगल्स या टैबलेट्स का प्रयोग करते थे इंटरनेट एक्सेस लेने के लिए। तो जैसे मैंने बताया, इसमें कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस का उपयोग किया गया था। इसमें कोड डिवीजन, हर एक यूजर को एक कोड के माध्यम से आप सेग्रीगेट करते थे। हर एक यूजर हर टाइम में हर फ्रिक्वेंसी में भेजता था, बट उसे कोड के माध्यम से, सूडो रैंडम कोड के माध्यम से एग्रीगेशन होता था, बेस स्टेशन में भी और यूजर साइड में भी। तो मल्टीप्लाई ईच यूजर विद अ नोन कोड सच दैट मल्टीपल यूजर्स कैन कोएग्जिस्ट ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। इससे मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि हर एक यूजर आप सेम टाइम फ्रिक्वेंसी में भेजते थे, लेकिन उसको डिफरेंट कोड प्रदान किया जाता था, उसके माध्यम से आप हर एक यूजर को बेस स्टेशन पे सेग्रीगेट कर सकते थे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था इंप्लीमेंट करना। इसमें जो, जैसे मैंने लास्ट कुछ लेक्चर्स में भी बताया था, इसमें जो दो मेजर प्रॉब्लम थी, वो जैसे जैसे यूजर्स आपके बढ़ते थे, आपके SINR काफ़ी कम हो जाता था। इसमें इंटरफ्रेंस का काफ़ी मेजर प्रॉब्लम था। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते रहते थे, आपकी SINR कम हो जाती थी। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम इसमें नियर फार प्रॉब्लम भी था, जिसकी वजह से जो नियर यूजर्स थे बेस स्टेशन के, उसमें सॉर्ट ऑफ इंटरफ्रेंस की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे CDA में, 3G सिस्टम्स में। इसलिए इंडिया में और बाद बाकी देशों में इसका काफ़ी उपयोग नहीं किया गया, और इसके बेसिकली लोगों ने इसके बाद अलग स्टैंडर्ड्स पे काम करना स्टार्ट किया, जिसे हम अब 4G स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं, 4G LTE। ये हाईएस्ट और मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड है सेलुलर स्टैंडर्ड का। इसका प्रयोग इंडिया में खासकर 70 से 80% लोग इसका उपयोग करते हैं। हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी यूजिंग सेल फोन्स, मेजर स्टैंडर्ड्स आर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE,
WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, IEEE 802.16 DE और हाई स्पीड पैकेट एक्सेस प्लस। और ट्रू 4G LTE एडवांस और WiMAX एडवांस को बोलते हैं, बट LTE एडवांस जो होता है सबसे पॉपुलर स्टैंडर्ड है जिसे हम ट्रू 4G स्टैंडर्ड कहते हैं। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एडवांस को हम जनरली ट्रू 4G स्टैंडर्ड कहते हैं। An advanced radio interface is used with orthogonal frequency division multiplexing, multiple input, multiple output and link adaptation technologies. लिंक एडेप्टेशन के बारे में हमने विस्तार में मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम्स, एडेप्टिव मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम्स जब के लेक्चर में हमने पढ़ा था, AMC के लेक्चर में जब पढ़ा था हमने एडेप्टिव मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम्स, जिसमें हमने लिंक एडेप्टेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी। अगर आपको ट्रांसमीटर के पास CSI मौजूद है, किस तरह से वो लिंक को अडेप्ट कर सकता है ट्रांसमिट पावर के माध्यम से, रेट के माध्यम से और एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी में सुधार ला सकता है। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट भी हमने विस्तार में पढ़ा है और OFDM भी हमने विस्तार में पहले पढ़ चुका है। तो ये तीनों टेक्निक्स का प्रयोग 4G LTE एडवांस में काफी हद तक हुआ है। Can support a data rate of 1 gigabits per second for low mobility and up to 100 megabits per second for high mobility such as mobile access. Long-term evolution and its extension as practical 4G systems have been deployed around the globe. अगर दुनिया में हर जगह आप देखोगे 4G systems आपको मिल जाता है और हाल फिलहाल में 5G systems का डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी जोर शोर से हो रहा है। तो लास्ट के अगले 2-3 सालों में आप हर देश में 5G systems का डिप्लॉयमेंट भी देख पाओगे। तो कुछ फीचर्स जो LTE के मैं संक्षेप में डिस्कस करने का प्रयत्न करता हूं। तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन 1.4 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक जा सकता था। आप डिफरेंट रिसोर्स ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, मल्टीपल रिसोर्स यूनिट्स को कंबाइन करके आप रिसोर्स ब्लॉक्स जनरेट करते हो, तो डिफरेंट रिसोर्स ब्लॉक आप जनरेट कर सकते हैं 1.4 मेगाहर्ट्ज 20 मेगाहर्ट्ज से। डाउनलिंक OFDM था और अपलिंक जैसे मैंने बताया उसमें सिंगल कैरियर FDMA था। और ये इसमें दोनों चीज FDD TDD ये दोनों डुप्लेक्सिंग मेथड को सपोर्ट करता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है और TDD को भी ये स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है। FDD और TDD के बारे में हमने विस्तार में पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और इसमें एक खास बात है फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन, जिसके बारे में हमने OFDM जब हमने पढ़ा था उसके में हमने विस्तार में समझा है। इसमें साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग होता है और PA हाई PA PR ये थोड़ा इसमें डाउनलिंक में ये मेजर प्रॉब्लम है हाई PA PR का, इसलिए अपलिंक ट्रांसमिशन में हमने बेसिकली OFDM का प्रयोग नहीं किया है 4G सिस्टम्स में। हमने अपलिंक में बेसिकली सिंगल कैरियर FDMA का प्रयोग किया है। जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है साफ साफ, अपलिंक में आप देखोगे DFT प्रीकोडेड OFDM या सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस का प्रयोग किया गया है LTE में। इससे एक मेजर बेनिफिट SC-FDMA का OFDM के मुकाबले ये है कि इसमें PA-PR की वैल्यू काफ़ी कम होती है। ये सिंगल कैरियर ट्रांसमिशन है, इसलिए आपकी जो पावर एफिशिएंसी जो होती है काफ़ी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू OFDM, इसलिए इसको अपलिंक में इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन सिंगल कैरियर FDMA का मेजर प्रॉब्लम इसमें इंटरफ्रेंस का होता है और इक्वलाइजेशन का होता है, लेकिन वो सब जो रिसीवर इक्वलाइजेशन आप बेस स्टेशन पर कर सकते हो, इसलिए इसमें इसको डिज़ाइन को सिंपल रखने के लिए और आपके पावर एफिशिएंसी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए सिंगल कैरियर FDMA का अपलिंक में प्रयोग किया गया था। क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स में आपकी बैटरी की जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है, तो बेसिकली आप ऐसा सिस्टम ऐसा मॉड्यूलेशन और एक्सेस स्कीम डिज़ाइन करना चाहते हो जो आपकी पावर कंजम्पशन कम रखे, इसलिए सिंगल कैरियर FDMA का प्रयोग अपलिंक में किया गया है फॉर एफिशिएंट पावर एम्पलीफायर्स और रिड्यूस पीक टू एवरेज पावर रेशियो। तो आप देख संक्षेप में अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा तो इसमें बहुत सारी फीचर्स है। इसमें आप स्पेक्ट्रम फ्लेक्सिबल स्पेक्ट्रम एलोकेशन है 1.4 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक। इसमें आप बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड स्पेक्ट्रम का प्रयोग कर सकते हो। आप FDD का और या TDD से टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग या फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग का प्रयोग कर सकते हो। इसमें बेसिकली आप डाउनलिंक OFDMA का प्रयोग करते हो और अपलिंक में सिंगल कैरियर FDMA का प्रयोग करते हो। इसमें सिंपल इक्वलाइजेशन है क्योंकि इसमें OFDM का प्रयोग कर रहे हो तो रिसीवर पे आप बेसिकली एटलीस्ट डाउनलिंक में आप बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन का प्रयोग करके इजीली आप सिंबल्स को डिकोड कर सकते हो। और इसके अलावा अलग अलग और भी फीचर्स है इसमें, जिसमें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ओनली पैकेट डेटा सपोर्टेड है इसमें, और डायनेमिक है, रिसोर्स शेयरिंग ऑफ चैनल्स है, चैनल डिपेंडेंट शेड्यूलिंग इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, बेस्ट रिसोर्स एलोकेटेड डिपेंडिंग ऑन द चैनल कंडीशन। जैसे मैंने पहले बताया लिंक एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज का प्रयोग इसमें होता है, आपके लिंक पे डिपेंडेंट करता है आप कौन सा मॉड्यूलेशन और कोडिंग स्कीम का प्रयोग करोगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है LTE में। तो आप
चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपने मॉड्यूलेशन और कोडिंग का आप चेंज कर सकते हो। इसमें मल्टीपल एंटीना सपोर्ट है, 4x2 डाउनलिंक। ऑल मोबाइल टर्मिनल्स हैव एटलीस्ट 2 रिसीवर एंटीनास, तो आपको इसमें रिसीव डाइवर्सिटी मोबाइल टर्मिनल्स में आराम से मिल जाती है। आप या तो मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग, सिलेक्शन कंबाइनिंग या इक्वल गेन कंबाइनिंग का प्रयोग कर सकते हो। इंटरसेल इंटरफेरेंस कोऑर्डिनेशन का भी आप इसमें उपयोग कर सकते हो, जिससे आप जो सेल एज यूजर्स में जो इंटरफेरेंस होती है उसको आप नलीफाई कर सकते हो। जैसे मैंने इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल एज यूजर्स, बेसिक इन्फो एक्सचेंज बिटवीन द बेस स्टेशन। आप डिफरेंट बेस स्टेशन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और बेसिकली उससे जो इंटरफेरेंस आ रहा है एक बेस स्टेशन से एक यूजर पे, इसकी वजह से जो इंटरफेरेंस आ रहा है एक सेल एज यूजर्स पे, उससे आप उसको आप नलीफाई कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी एडिशनल फीचर्स दी गई है LTE स्टैंडर्ड में, 4G स्टैंडर्ड में। इसका प्रयोग करके आप एक क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव कर सकते हो, डेटा रेट में काफ़ी वृद्धि ला सकते हो और इंटरफेरेंस को काफ़ी कम कर सकते हो। अगर मैं संक्षेप में बताना कोशिश करूंगा, LTE रिलीजेस 3 मतलब रिलीज 8 जो पहला रिलीज था LTE का, उसके बाद रिलीज 15 जो बेसिकली फाइनल फर्स्ट फेज ऑफ 5G भी कहा जाता है इसको, वो रिलीज है। तो इनिशियल रिलीज 8 में इनिशियल LTE स्टैंडर्ड था, OFDM में वेवफॉर्म, दोनों ऑपरेशन FDD TDD ऑपरेशन, एनहांस पैकेट कोर, EPC से मेरा तात्पर्य एनहांस पैकेट कोर, तो IP बेस्ड इंटरनेट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल बेस्ड IP एनहांस पैकेट कोर। तो इसमें तो कोर जो का प्रयोग किया था कंप्लीटली IP बेस्ड कोर था इसमें। फिर रिलीज 9 में और भी मॉडिफिकेशंस आए थे, LTE पोजिशनिंग का फीचर आया था, फिर इनहांस्ड वॉइस कॉल फॉलबैक का फीचर आया था, वॉइस ओवर LTE का फीचर आया था इसमें। उसके बाद रिलीज 10 में अगर मैं बात करूं तो कैरियर एग्रीगेशन का फीचर आया था, हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स का इंटरसेल इंटरफेरेंस कोऑर्डिनेशन एंड इंटरफेरेंस कैंसलेशन का फीचर आया था, एडवांस मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स के फीचर्स आए थे। अगर मैं रिलीज 11 की बात करूं तो कोऑर्डिनेटेड मल्टी पॉइंट के बारे में इसमें बताया गया, जहां पर बेस स्टेशन आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और इंटरफेरेंस को कैंसिल कर सकते हैं। और इसमें हेट्रोजीनियस नेटवर्क के एनहांसमेंट्स के बारे में भी बात की गई थी। और रिलीज 12 की अगर मैं बात करूं तो डुअल कनेक्टिविटी बेसिकली, और उसके अलावा आप एक समय में 2 बेस स्टेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, वो एक कनेक्टिविटी इसमें प्रदान की गई थी। फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग, कैरियर एग्रीगेशन, इसमें आप कैरियर एग्रीगेशन टाइम डोमेन में भी और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी कर सकते हो। 256 QAM का भी प्रावधान ऐड किया गया था मॉड्यूलेशन स्कीम्स का, और डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए भी इसमें फीचर्स ऐड किए गए थे। अगर मैं रिलीज 13 की बात करूं, उसमें 32 टाइम्स कैरियर एग्रीगेशन, फुल डुप्लेक्स माइमो, FD माइमो का भी फीचर्स ऐड किया गया था। LTE अनलाइसेंस, आप LTE को अगर अनलाइसेंस बैंड में आपको यूज करना है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज, उसके लिए भी आपके इसमें फीचर्स ऐड किए गए थे। फिर LTE IoT, LTE अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के लिए आपको प्रयोग करना है 4G स्टैंडर्ड का, उसमें बेसिकली थोड़ी मॉडिफिकेशंस की गई थी। LTE जैसे इनहांस्ड मशीन टाइप कम्युनिकेशन, EMTC जिसे हम कहते हैं, इनहांस मशीन टाइप कम्युनिकेशन का प्रावधान किया गया था। और नैरो बैंड IoT का भी इसमें फीचर्स ऐड की गई थी, ताकि आप जो स्मॉल डिवाइसेस है, लो पावर डिवाइसेस है, सेंसर्स है, उसको आप LTE द्वारा या 4G द्वारा कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसमें रिलीज 14 की अगर मैं बात करूँ, उसमें इनहांस्ड लाइसेंस असिस्टेड एक्सेस के लिए फीचर्स ऐड की गई थी। फिर इसमें व्हीकुलर टू एवरीथिंग, सेलुलर व्हीकुलर टू एवरीथिंग, एक व्हीकल दूसरे व्हीकल से कनेक्टिविटी अगर करना चाहेगा या एक व्हीकल नेटवर्क से कनेक्टिविटी करना चाहेगा, इसके लिए इसमें फीचर्स ऐड किए गए थे। फिर डिजिटल टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए भी इसमें फीचर्स ऐड किए गए थे। तो रिलीज 15 की अगर मैं बात करूँ, ड्रोन अल्ट्रा लो लेटेंसी, ULL से मेरा तात्पर्य अल्ट्रा लो लेटेंसी से है, तो ड्रोन कम्युनिकेशन, UAV कम्युनिकेशन, अल्ट्रा लो लेटेंसी कम्युनिकेशन के लिए भी इसमें फीचर्स ऐड किए गए थे। और उसके बाद फर्दर इनहांसमेंट टुवर्ड्स IMT 2020 इन एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम, और भी इनहांसमेंट्स में ऐड किए गए ताकि आपकी 5G स्टैंडर्ड, जिससे हम टेक्निकली IMT इंटरनेशनल मोबाइल टेलीफोनी 2020 के माध्यम से जानते हैं टेक्निकल टर्म में, उसके बारे में भी और फीचर्स ऐड किए गए थे। तो ये रहा LTE के डिफरेंट रिलीजेस। हर एक रिलीज कुछ नया लेके आता है स्टैंडर्ड में, ये सॉर्ट ऑफ टॉपअप लेके आता है, हर एक स्टैंडर्ड में नए फीचर्स लेके आता है, जिसका आप उपयोग करके कनेक्टिविटी में और सुधार ला सकते हैं, परफॉर्मेंस में और वृद्धि ला सकते हो, और एक यूजर एक्सपीरियंस को भी काफी इंप्रूव कर सकते हो। अब हम बात करेंगे संक्षेप में 5G स्टैंडर्ड्स के बारे में। 5G स्टैंडर्ड्स जो हम करंट स्टैंडर्ड्स, जिसमें करंट डिप्लॉयमेंट चालू है, और इसे हम न्यू रेडियो के नाम से भी जानते हैं, 5G NR न्यू रेडियम के नाम से जानते हैं, और जिसे टेक्निकली इंटरनेशनल मोबाइल टेलीफोनी 2020 के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें 3 मेन पिलर्स है। इनहैंस मोबाइल ब्रॉडबैंड, जिसे हम EMBB भी कहते हैं, इनहैंस मोबाइल ब्रॉडबैंड। सेकंड फीचर है मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, जिसे हम स्मॉल MTC भी कहते हैं, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन। और थर्ड जो उसमें पिलर है अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, जिसे हम URLLC भी कहते हैं। तो ये 3 मेन पिलर्स है, इनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन और अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। तो अगर आप 5G स्टैंडर्ड को इसके पहले वाले स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे तो बेसिकली इसमें आप देखोगे इसमें यूजर कनेक्टिविटी के अलावा, ह्यूमन कनेक्टिविटी के अलावा, जहां पर आप एक मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं अपने रिलेटिव से बात करने के लिए, अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, या तो मूवी देखने के लिए, या तो डेटा एक्सेस करने के लिए, या तो व्हाट्सएप चलाने के लिए, किसी भी चीज के लिए आप यूज करते हो मोबाइल, उसके अलावा क्या ये स्टैंडर्ड मशीन्स को कनेक्ट कर सकता है, यूएवीज को कनेक्ट कर सकता है, व्हीकल्स को कनेक्ट कर सकता है, टैक्टाइल इंटरनेट को सपोर्ट कर सकता है। इस सब के इसलिए स्टैंडर्ड में एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो इसमें बेसिकली वॉइस, जैसे वॉइस तो है ही, उसके अलावा डेटा कनेक्टिविटी, गीगाबिट्स पर सेकंड का आपको डेटा अगर चाहिए, स्मार्ट होम बिल्डिंग जैसे IoT सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करना है आपको चाहिए, अगर आपको अल्ट्रा हाई डेफिनेशन स्क्रीन चाहिए, सेल्फ ड्राइविंग कार चाहिए, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन, हेल्थ वगैरह का फीचर चाहिए, तो सब चीज के लिए इसमें कुछ ना कुछ प्रावधान किया गया है। तो 5G स्टैंडर्ड जनरली लोग उसे एक होलसम स्टैंडर्ड कहते हैं, जहां पर हर चीज के लिए कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड की गई है। इट्स नॉट ओनली अबाउट ह्यूमन कनेक्टिविटी, इट्स ऑल्सो अबाउट आप किस तरह डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, आप किस तरह सेंसर्स को कनेक्ट करेंगे, आप किस तरह मशीन्स को कनेक्ट करेंगे, आप किस तरह व्हीकल्स को कनेक्ट करेंगे, आप इसका उपयोग किस तरह से आप लॉजिस्टिक्स में कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हो, हेल्थ केयर में कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारी फीचर्स इसमें ऐड की गई है। तो इसके डिफरेंट रिलीज 15 तो पहला रिलीज था, उसमें स्केलेबल न्यूमरोलॉजी की फीचर ऐड की गई थी, बीम बेस्ड एयर इंटरफेस था इसमें, गीगाबिट्स डेटा रेट विद मिलीमीटर वेव एंड मिनी स्लॉट फॉर लो लेटेंसी। ये बेसिकली URLLC एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ कुछ फीचर्स इसमें ऐड किए गए थे। फिर रिलीज 16 में इंडस्ट्रियल IoT एंड प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट 5G नेटवर्क पे भी काफ़ी काम चल रहा है, बहुत ऑपरेटर्स ने इसे डिप्लॉय भी किया है बहुत जगह। इंटीग्रेटेड एक्सेस एंड बैकहॉल, जिसे हम IAB के नाम से जानते हैं, उसके लिए भी प्रावधान है इसमें। नॉन पब्लिक नेटवर्क्स के लिए भी है, तो इसके लिए भी अगर आपको प्राइवेट नेटवर्क डिप्लॉयमेंट करना उसके लिए भी है। और 5G NR अनलाइसेंस बैंड में, जैसे LTE अनलाइसेंस बैंड था, LAA लाइसेंस असिस्टेड एक्सेस, उसके सिमिलरली 5G न्यू रेडियो में भी अनलाइसेंस असिस्टेड के लिए भी प्रावधान है। मैसिव IoT NR लाइट का भी फाउंडेशन दिया हुआ है रिलीज 17 में। अगर आपकी सॉर्ट ऑफ सेंसर्स को कनेक्ट करना है, स्मॉल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो आप बेसिकली NR लाइट, जो एक लाइट वर्जन है, छोटा वर्जन है कंप्लीट स्टैंडर्ड का, उसके लिए भी इसमें काम किया गया है। फॉर ड्रोन्स, पब्लिक सेफ्टी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वगैरह के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, जिसे हम NTN कहते हैं, UAV नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क, उसको कनेक्टिविटी करने के लिए भी इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। इन्हांस्ड इंडस्ट्रियल IoT के लिए भी इसमें काफ़ी सॉर्ट ऑफ फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो ये हो गया बेसिकली, हमने सेलुलर का इवोल्यूशन देखा फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन तक। हमने देखा कि हर एक स्टैंडर्ड कुछ नया लाता है, हर एक स्टैंडर्ड में कुछ न कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। अब हम संक्षेप में वाईफाई का इवोल्यूशन देखते हैं। वाईफाई के बारे में हमने पहले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि वाईफाई 802.11b से और जो आगे जाके 2024 में लॉन्च होने वाला 802.11b तक का ग्रोथ हमने पहले भी संक्षेप में देख चुका है। तो अगर मैं इसके थोड़े और डिटेल में जाने का प्रयास करूंगा, तो इसको जो टेक्निकल नाम दिया जाता है ट्रांसमिशन वेक्टर फॉर्मेट, जैसे नॉन हाई थ्रूपुट, हाई थ्रूपुट, वेरी हाई थ्रूपुट, हाई एफिशिएंसी, एक्सट्रीमली हाई एफिशिएंसी। तो इस तरह से इसका बेसिकली नॉमेनक्लेचर भी किया जाता है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो ईयर वाइज यहाँ पर मेंशन की गई है। 1999 में 802.11b जो हमने पहले भी देखा है, जो DSSS पे बेस्ड है, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, या तो कॉम्प्लीमेंट्री कोड कीइंग उस पर बेस्ड है, उसके बारे में 1990 में 11b के माध्यम से हमने देखा है। और 11g जो OFDM बेस्ड है, ये OFDM बेस्ड है, इसके बारे में हमने पढ़ा पहले, और 2003 में लॉन्च हुआ था। और जो 11N है वो भी OFDM बेस्ड है, 2009 में लॉन्च हुआ था। फिर वेरी हाई थ्रूपुट 11AC 2014 में लॉन्च हुआ था, AX 2021 में, और 11B की संभावना 2024 के एंड में लॉन्च होने की है। तो इन दोनों में आप देखोगे मेन जो डिफरेंस मैं सिर्फ इसमें हाईलाइट करने का प्रयास करूंगा,
बी और जी जो सिर्फ उसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड का ही प्रयोग किया गया था। ये अनलाइसेंस बैंड है जिसे हम इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड्स का प्रयोग किया गया था। और 11N में आप देखोगे 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का भी, एडिशनल 5 गीगाहर्ट्ज का भी सपोर्ट है। और AC में सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट है। और AX में आप देखोगे 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज और एडिशनल 6 गीगाहर्ट्ज का भी सपोर्ट है। इसलिए हम इसे 6 गीगाहर्ट्ज की वजह से इसमें जो आपकी जो कैरियर, आप जो चैनल बॉन्डिंग कर सकते हो और ज़्यादा थ्रूपुट आप इसमें प्रदान कर सकते हो। और बैंडविथ अगर आप देखोगे 802.11 में 22 मेगाहर्ट्ज का बैंडविथ था, जी में 20 का है, और एन में 20 और 40 का है। और इसमें आप देखोगे AC में 20, 40, 80, 160 गीगाहर्ट्ज तक का प्रावधान है, जिसमें आप 80 + 80 मेगाहर्ट्ज का जो बैंडविथ को उसको क्लब कर सकते हो, जिसे हम चैनल बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे सेम AX में ये है। BE में जो चेंज हुआ है वो 320 बैंड भी ऐड हो गया, जिसमें आप 160 का एक, 80 + 80 के 2 भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं थ्रूपुट में देखूंगा तो 802.11 भी आपको सिर्फ 11 मेगाबिट्स पर सेकंड का डेटा रेट देता था। 11G जो देगा वो 54 मेगाबिट्स का देता था। और 11N जो 540, उसके अलावा जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे तो अगर आप AX की बात करें वो 9.6 गीगाबिट्स पर सेकंड का आपको डेटा रेट दे सकता है। ये सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम डेटा रेट आपको इसमें 9.6 गीगाबिट्स पर सेकंड का मिल सकता है। और इसमें जो 8x8 स्पेशल स्ट्रीम का प्रयोग किया गया, और इसमें 16x16 स्पेशल स्ट्रीम्स का प्रयोग किया गया है। जैसे 8x8 में 8 ट्रांसमीटर में एंटीनाज है और रिसीवर पे भी 8 एंटीनाज है। और इसमें जो देखोगे 802.11 BE जो 2024 में आने वाला है अंत में, वो 30 गीगाबिट्स पर सेकंड तक का डेटा रेट आपको प्रदान कर सकता है। और अगर मैं मॉड्यूलेशन स्कीम की बात करूं, इसमें डिफरेंशियल बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग या डिफरेंशियल क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग का उपयोग किया गया था। इसमें जो 4 मॉड्यूलेशन स्कीम है वो है जी में जो है BPS के, QPS के 16 QAM और 64 QAM। इसमें भी सेम है। इसमें एडिशनल मॉड्यूलेशन स्कीम जो आई है वो 256 QAM है। इसमें दो और डिफरेंस अगर देखो 256 और 1024 QAM, दो एडिशनल मॉड्यूलेशन स्कीम एज कम्पेयर टू 802.11n में ऐड किए गए। और इसमें आप देखोगे एक जो नया मॉड्यूलेशन स्कीम है इसमें 2046 QAM, ये एक एडेड फीचर है 802.11b में, जहां पर आप 4004K QAM का उपयोग कर सकते हो फॉर मॉड्यूलेशन। और अगर मैं माइमो स्ट्रीम की बात करूं, इसके पहले 802.11b और जी में माइमो का प्रयोग नहीं किया गया था। एन में 4x4 माइमो तक आप जा सकते थे, 4 स्पेशल स्ट्रीम्स में, ट्रांसमीटर में, रिसीवर पे। 802.11 AC में 8x8 माइमो स्ट्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। और AX में भी 8 स्ट्रीम माइमो। और इसमें एक एडिशनल डिफरेंस जो है वो OFDMA का है। ये मैंने पहले भी बता चुका हूं कि 802.11 AX में मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम जो प्रयोग होता है डाउनलिंक में, वो है 802, वो है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है। और इसमें भी अगर आप देखोगे इसमें 16 स्ट्रीम पॉसिबल है, 16 मल्टी यूजर माइमो स्ट्रीम पॉसिबल है। एक समय पे आप 16 यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हो। और इसमें भी जो मल्टीपल एक्सेस स्कीम डाउनलिंक में होगा वो होगा ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस स्कीम। तो इसमें आप देखोगे ये भी मेजर फीचर है इस केस में। एक बहुत ही अच्छी बात वाईफाई की ये है कि ये बैकवर्ड कंपैटिबल है। अभी तक के लिए तो हम समझते हैं इसे बैकवर्ड कंपैटिबल है। इससे मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि समझिए आपका एक्सेस पॉइंट 802.11 AX का है और आपके पास जो मोबाइल फोन या लैपटॉप है वो अभी भी 802.11G सपोर्ट करता है, तो फिर भी एक दूसरे से ये बात कर सकते हैं। तो अगर आपका पुराना मोबाइल फोन है और नया एक्सेस पॉइंट है, फिर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। और वाइस वर्सा, अगर आपके पास नया मोबाइल फोन है और पुराना एक्सेस पॉइंट है, फिर भी एक दूसरे से आपस में बात कर सकते हैं। तो ऑल द वाईफाई स्टैंडर्ड्स आर बैकवर्ड कंपैटिबल, यानी कोई भी नया स्टैंडर्ड लॉन्च होता है, दे एंश्योर कि जो पुराने स्टैंडर्ड से उससे बैकवर्ड कंपैटिबल होता है। तो नया एक्सेस पॉइंट पुराने मोबाइल फोन से या पुराने लैपटॉप से, या नया लैपटॉप पुराने एक्सेस पॉइंट से बातचीत कर सकता है, यानी डेटा ट्रांसमिशन रिसेप्शन कर सकता है। ठीक, ये एक मेजर फीचर है वाईफाई का। और एक फीचर वाईफाई का जो ये अनलाइसेंस बैंड पे काम करते हैं, इसमें आपको स्पेक्ट्रम एलोकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ISM बैंड्स पे काम करते हैं, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज पे इसका एलोकेशन हाल फिलहाल में किया गया है। इसके अलावा 60 गीगाहर्ट्ज में वाईफाई लॉन्च हुआ था 802.11 AD, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसलिए उसका उपयोग आजकल नहीं होता है।
तो जैसे हमने इस कोर्स के में आज के लेक्चर में खासकर हमने ऑल जितने भी डिफरेंट भिन्न भिन्न स्टैंडर्ड्स है, सेलुलर स्टैंडर्ड्स और वाईफाई स्टैंडर्ड्स के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि एक हर एक स्टैंडर्ड दूसरे स्टैंडर्ड्स किस तरह से भिन्न है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या फीचर्स है जो पहले स्टैंडर्ड्स में नहीं थे। अगर मैं रिसेंट वाईफाई स्टैंडर्ड की बात करें, इंटरनेट 11 AX, उसमें क्या अलग फीचर जो पहले स्टैंडर्ड्स में नहीं थे, और अगर मैं 5G स्टैंडर्ड की बात करूँ उसमें क्या अलग फीचर है जो पहले स्टैंडर्ड्स में नहीं थे। तो इस कोर्स के माध्यम से मेरा ये प्रयास था कि आपको एक एडवांस इंफॉर्मेशन, एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में अत्यधिक जानकारी प्रदान करूं। मैं आपको समझाऊं कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम एडवांस लेवल पे किस तरह से काम करता है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में किस तरह से मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स का प्रयोग होता है, एडवांस मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम्स का किस तरह से प्रयोग होता है, चैनल कैपेसिटी के माध्यम से आप किस तरह से या वाटर फिलिंग के माध्यम से किस तरह से आप कैपेसिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। अगर आपको इस कोर्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करनी है, और अगर आपको इस कोर्स के संदर्भ में कुछ और सजेशंस है, कुछ फीडबैक है, और आप चाहते हो कि मैं इस कोर्स के अलावा और भी कोई कोर्स ऑफर करूं और कोई टॉपिक्स को डिटेल में ऑफर करूं, आप प्लीज़ मुझे इस ईमेल आईडी पे आप लिख सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर और ये कोर्स समाप्त होता है। धन्यवाद।